हेलो स्टूडेंट्स। जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूं तो आपके बहुत सारे सवाल उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे दिखते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के आपके जवाब दे सकूं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिसमें एक फीलिंग आती है कि काश इस सवाल का जवाब मैं आपको आमने सामने दे पाता। और आप में भी से कई लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि इस सवाल का जवाब चाहिए, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ। तो फ़िलहाल ये संभव तो नहीं हो पाता, लेकिन मैंने ये सोचा कि कुछ ऐसे सवाल जो मुझे ये फ़ील होते हैं उनका सवाल आमने सामने देना चाहिए, तो उसको बजाय कमेंट बॉक्स में आंसर देने के क्यों ना मैं उन सवालों की एक लिस्ट बना के वीडियो के माध्यम से आपको उन सवालों का जवाब दूं। तो आज मैंने ऐसे ही कुछ 10 सवाल चूज़ किए हैं जो कमेंट में मुझसे पूछे गए थे, तो मैं इन सवालों का बारी बारी से आपको जवाब देता हूं। हो सकता है कि इनमें से आपने भी कोई सवाल पूछा हो और वो सवाल यहाँ पे हो, क्योंकि मैं जिस मेल ID से आया हुआ है वो नाम भी बताऊँगा कि आखिरकार ये सवाल पूछा किसने है। तो क्वेश्चन आंसर का ये सेशन मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ही कंटिन्यू रहे, ताकि आप जो सवाल पूछते हैं उसके जवाब मैं दे सकूं और शायद आपके सवालों का जवाब मिले तो आप और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकें और अपने टारगेट की तरफ आप आगे बढ़ सकें, जिसे अचीव करने के लिए आपने एक लक्ष्य अपने जहन में बिठा रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। ये पहला सवाल है टिकेश्वरी राठिया का। उन्होंने पूछा है कि CGPSC के लिए ग्रेजुएशन ही क्यों मांगता है, इसके अलावा कोई अन्य योग्यता क्यों नहीं मांगता। तो देखिए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो एग्ज़ाम की एजेंसियां हैं टिकेश्वरी, वो एग्ज़ाम्स लेती रहती हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे पटवारी का या फिर आप देखेंगे दूसरे कोई एग्ज़ाम, तो उसमें 12वीं तक के भी क्वालिफ़िकेशन होते हैं। लेकिन जब बात आती है CGPSC की या फिर कोई ऐसी बड़ी पोस्ट की जिसमें आपको व्यापक स्तर पे एक मास को हैंडल करना रहता है, जहाँ पे आपको शासन की तरफ से खुद को रिप्रेजेंट करना रहता है, तो वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि आपके अंदर इतनी सोचने और समझने की शक्ति है कि आप अपनी सोच और समझ से सामने वाले को भी इन्फ्लुएंस कर सकें। तो इसीलिए CGPSC की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उसमें ग्रेजुएशन न्यूनतम योग्यता रहती है, क्योंकि 12वीं तक हम जो पढ़ाई करते हैं उसमें ज़्यादातर हमारे कोर्स में जो किताबों में जो क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं हम उसे पढ़ते हैं, याद करते हैं और एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। लेकिन जब हम आते हैं ग्रेजुएशन में, तो ग्रेजुएशन में न सिर्फ हमारे सोचने का दायरा बढ़ जाता है, बल्कि विषय को भी हम ज़्यादा व्यापक स्तर पर पढ़ते हैं और इससे हमारे सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है और हम कहीं ज़्यादा व्यापक स्तर पे अपनी सोच को बढ़ा पाते हैं और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता भी हमारे अंदर विकसित होती है। तो इसीलिए CGPSC की जितनी भी पोस्ट आती हैं उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है ग्रेजुएशन है और यही आपके सवाल का जवाब है। तो इसलिए ग्रेजुएशन के ऊपर आपने क्या योग्यता हासिल की है ये आपकी अपनी काबिलियत है, लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है CGPSC के एग्ज़ाम के लिए वो ग्रेजुएशन ही है। तो उम्मीद करता हूँ इस आंसर से आप जो है आपके सवाल का जवाब जो है ठीक तरीके से मिल गया होगा, अगर मैं सही समझा पाया तो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है ममता दिलीप का। उन्होंने पूछा है कि सर करंट अफेयर के लिए कोई ऑथेंटिक गवर्नमेंट वेबसाइट बताइए। तो देखिए, मैं जो करंट अफेयर आपको पढ़ाता हूँ वो गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही है और इसके अलावा मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि करंट अफेयर कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर की अगर मैं बात करूँ तो छत्तीसगढ़ के जो DPR है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन, उनका अपना एक वेबसाइट है और सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर अपलोड होती हैं। तो वहाँ से आपको खुद सारस बनना है और मोती चुनना है। इसका मतलब ये है कि उसमें से कौन सा कंटेंट ऐसा है जो आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, वो चूज़ करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट वहाँ पर अपलोड होते हैं। dprcg.gov.in ये वेबसाइट का नाम है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। ये ऑथेंटिक सोर्स है, यहाँ से आप अपने करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आकाशवाणी रायपुर, यहाँ भी समाचार प्रसारित होते हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ी में भी समाचार प्रसारित होता है और हिंदी में भी, वहाँ से भी आप अपने करंट अफेयर्स को अपडेट कर सकते हैं। अगर मैं राष्ट्रीय स्तर पर बात करूँ तो जो PIB की वेबसाइट है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वहाँ से आप अपने करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं और ये ऑथेंटिक सोर्स है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये शिवा पैकरा का है। शिवा पैकरा ने पूछा है कि इंटरव्यू के बाद फाइनल कट ऑफ कितना जाता है। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ शिवा, तो आप ये पूछ रहे हैं कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आने के लिए आपको न्यूनतम कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप पिछले कुछ वर्षों के देखेंगे, रिजल्ट्स देखेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि मिनिमम कट ऑफ कितना जाता है। लास्ट टाइम जो सिलेबस चेंज हुआ था 2018 में हुआ था। 2018, 19, 20, 21, 22 5 एग्ज़ाम हो चुके हैं और 18 का जो रिज़ल्ट आया था उसके मार्क्स देखिए और अभी जो रिज़ल्ट आने वाला है कुछ ही दिनों में उसके रिज़ल्ट आप देखिएगा, मार्क्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखेगा आपको। इसका मतलब ये है कि कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और लोगों का
लेवल भी अप होता जा रहा है, तो हम मिनिमम कट ऑफ का जो है अनुमान नहीं लगा सकते हैं, वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। आप ये देखिए कि हाईएस्ट नंबर कितना गया है और आप एग्ज़ाम में उतने नंबर लाने की कोशिश करिए ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। जब भी हम मिनिमम के बारे में सोचते हैं तो हम अपनी सोच या दायरा कहीं ना कहीं छोटा कर लेते हैं और उसकी वजह से लक्ष्य से थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम पिछड़ से जाते हैं, जिसमें बाद में हमको बहुत अफसोस होता है और हमको लगता है कि हम मात्र 2 या 3 नंबर से या 1 नंबर से पिछड़ गए। लेकिन अगर आप कट ऑफ और फाइनल जो सिलेक्शन है टॉपर, उसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि 100 से 150 नंबर की मार्जिन है। तो इसका प्रेडिक्शन करना CGPSC मेंस का कितने नंबर आएंगे कहना मुश्किल है, लेकिन अगर आप सिलेक्शन में रहना चाहते हैं तो आपको 850 प्लस या 800 प्लस नंबर लेकर आना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। तो आप पढ़ते रहिए, मिनिमम कट ऑफ के पीछे मत जाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं उसके बारे में तैयारी करिए। चौथा सवाल की तरफ चलते हैं, जो है महेंद्र किशोर डडसेना का। महेंद्र किशोर डडसेना ये पूछते हैं कि मेंस के किसी एक पेपर में मिनिमम कितने अंक लाने होते हैं। दैट मीन्स कि अगर कोई एक पेपर आप दे रहे हैं 200 नंबर का मेंस है तो उसका मिनिमम जो स्कोर है वो कितना होना चाहिए। तो ये अलग अलग है महेंद्र। अगर हम बात करें कैटेगरीज़ की तो कैटेगरीज़ के लिए मिनिमम 23% लाना ज़रूरी है और जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मिनिमम 33% लाना ज़रूरी है। दैट मीन्स कि अगर 200 नंबर का मेंस का एक पेपर है तो अगर कोई कैटेगरी का बंदा है SC ST या OBC का तो उसे एटलीस्ट 46 मार्क्स 200 में लाने ही होंगे इस पेपर में पास होने के लिए। और अगर कोई जनरल कैंडिडेट का है तो उसे एटलीस्ट 66 यानी कि 66 नंबर लाने पड़ेंगे उस पेपर में पास होने के लिए। इससे कम नंबर अगर आपके आते हैं और बाकी 6 के 6 पेपर में आपके बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं तो भी आप फेल माने जाएंगे, क्योंकि एक पेपर में आप फेल हो गए। तो एक पेपर में भी न्यूनतम कट ऑफ से नीचे लेकर आने का मतलब ये है कि आपने उस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई नहीं किया। तो उम्मीद करता हूँ आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो अपर्णा भगत का है। अपर्णा भगत ने पूछा है कि आप करंट अफेयर कहाँ से पढ़ाते हैं। तो अपर्णा, इसके पीछे पहले ही मैंने एक सवाल का जवाब दिया ममता दिलीप का, वहाँ मैंने अपने सवालों का जवाब दे दिया है कि मैं DPR की वेबसाइट से करंट अफेयर्स निकालता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी वहीं से पढ़ें और जो ऑथेंटिक सोर्स है उसको पढ़ते रहें ताकि आपके करंट अफेयर तैयार होते रहें। छठवां क्वेश्चन है राजा राजेश्वरी का। इन्होंने पूछा है कि UPSC के लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी है या पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी PSC के एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो यूनियन PSC हो, चाहे वो CGPSC हो, चाहे वो UP PSC हो, सभी के लिए ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है। और उसके बाद अगर आपने एक्स्ट्रा डिग्री ली हुई है तो वो आपकी अपनी योग्यता पर निर्भर करता है। लेकिन UPSC के लिए भी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि शारदा एक्का का है। शारदा एक्का का क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट इस समस्या से जूझ रहे होंगे, तो इसका आंसर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इनका कहना है कि घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है, पढ़ने के लिए इन्होंने LLB में एडमिशन ले लिया ताकि हॉस्टल मिल जाए। अब ये हॉस्टल में हैं, लेकिन LLB का सिलेबस देखने के बाद अब इनका न तो मन LLB पढ़ने में हो पा रहा है और LLB के सिलेबस की वजह से ये PSC में भी अपना ध्यान नहीं लगा पा रही हैं। इनका कहना ये है कि अब मैं किस किस पर ध्यान दूँ। देखिए, आपने ये क्वेश्चन जो है बड़ा टिपिकल चूज़ किया है कि आपको घर में पढ़ाई का माहौल नहीं मिलता है, इसलिए आपने LLB चूज़ किया और आप हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रही हैं। तो देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फाइनली आप चाहती क्या हैं। क्या आप ये चाहती हैं कि PSC के एग्ज़ाम देने के अलावा आपके पास कोई एक ऐसा भी सोर्स हाथ में हो जिससे कि आप B प्लान में लेके चल सकें, यानी कि अगर PSC में सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके पास इनकम का एक सोर्स के लिए एक ऐसी डिग्री आपके पास हो जिससे आप अपनी आजीविका चला सकें। तो LLB उस मामले में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप लॉ कर लेते हैं तो आप एडवोकेसी में जा सकते हैं। लॉ इतनी डायमेंशनल फील्ड है कि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसमें भी आप PSC में ADPO का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 7 साल के बाद हाई कोर्ट में जज बनने के लिए, 10 साल के बाद हाई कोर्ट में जज बनने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अगर आप लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 7 साल के बाद डायरेक्ट ADJ के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो LLB के भी बहुत सारे दायरे हैं। लेकिन अगर आपका मन सिर्फ PSC पे लगा हुआ है, LLB सिर्फ आपने इसीलिए किया कि आपको रहने की एक अलग से जगह मिले जहाँ पे आप पढ़ाई कर सकें, तो मुझे लगता है उसके लिए ये सब करना उचित नहीं है। इसके लिए तो आप किसी भी गवर्नमेंट लाइब्रेरी में जा सकते हैं। आजकल तो प्राइवेट लाइब्रेरीज भी खुल गई हैं, वहाँ पर आप सुबह से लेकर शाम तक पढ़ सकती हैं और अपने कंसंट्रेशन को बना के भी रख सकती हैं। उसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपना टारगेट सेट करिए कि एक्चुअली में आपको करना क्या है। अगर आप ऑप्शन बी लेके चलना चाहती हैं तो LLB भी करिए। अगर आपके पास ऑप्शन बी नहीं लेके चलना है, आपको मालूम है कि आप अपना लक्ष्य अचीव कर लोगे, अगर आप एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहो, तो आपको फिर लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। फाइनल डिसीजन आपको लेना है।
8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनीष ने पूछा है कि आपका जो पद है असिस्टेंट डायरेक्टर का, वो डिप्टी कलेक्टर से छोटा है या बड़ा है। मनीष देखिए, सबसे पहले तो ये कोई भी पद छोटा या बड़ा नहीं होता। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की आप बात करेंगे तो अगर आप कभी नया रायपुर गए हों तो वहाँ पे 2 बिल्डिंग्स है, एक है इंद्रावती और एक है महानदी। ये दोनों जो बिल्डिंग है सरकार के अहम अंग है और यहाँ पे जो भी काम चलता है उससे पूरे राज्य के लोग प्रभावित होते हैं। तो इनका जो काम है वो पूरे राज्य के ऊपर लागू होता है। जितने भी सचिवालय स्तर के अधिकारी हैं वो बैठते हैं आपका महानदी में, और जितने भी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी हैं वो बैठते हैं इंद्रावती में। दोनों के अपने अलग अलग काम करने के तरीके हैं और दोनों की अपनी अलग अलग जिम्मेदारी है। जहाँ पे बात हो गई पद बड़ा या छोटा की, तो न डिप्टी कलेक्टर का पद छोटा है, न असिस्टेंट डायरेक्टर का पद बड़ा है। ये पद बिल्कुल बराबर हैं, सेम है, इक्वल हैं। चाहे आप उसे कैटेगरी में देख लो, दोनों ही राजपत्रित पद हैं। दोनों ही आपकी जो पे स्केल है यानी कि सैलरी है वो भी बिल्कुल सेम है। दोनों जगह सुविधाएं भी बिल्कुल सेम है। तो पद बिल्कुल समान है, सिर्फ इतना है कि कार्य करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप किसी भी पद को छोटे या बड़े से नहीं आंकेंगे, बल्कि इस बात से आंकेंगे कि एक्चुअल में आपकी कार्यशैली को क्या पसंद है, आपका जो शारीरिक बनावट है, आपकी जो इच्छा शक्ति है वो किस पद को लेकर सूट करती है। बहुत सारे लोगों को डिप्टी कलेक्टर नहीं बनना होता है, डीएसपी बनना होता है। बहुत सारे लोगों को डीएसपी नहीं बनना होता है, डिप्टी कलेक्टर बनना होता है। इसी तरह से मैंने भी अपने लिए असिस्टेंट डायरेक्टर चूज़ किया है। तो आपको यह तय करना है कि आपको क्या चाहिए, और अगर आप अपने काम के अनुसार अपनी पोस्ट को चूज़ करेंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे और अच्छे से काम करेंगे। अब हम लेते हैं 9वां सवाल जो संतोषी यादव ने पूछा है। संतोषी यादव ने सीधे तौर पर पूछा है कि सर आपकी सैलरी कितनी है। तो संतोषी, जब भी आप पीएससी का नोटिफिकेशन देखेंगी तो जब भी पोस्ट निकलते हैं तो उस पोस्ट के सामने उसका पे स्केल भी लिखा रहता है। तो जितने भी क्लास 2 के पोस्ट हैं, क्लास 2 के पोस्ट राजपत्रित होते हैं, राज्यपाल के आदेशानुसार नियुक्तियां होती हैं, और जो इनकी सैलरी होती है वो 56,100 बेसिक होती है। और अगर 7th पे स्केल के अनुसार कहा जाए तो 7th पे स्केल में पे स्केल 12 हमारी सैलरी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप नोटिफिकेशन खोल के देख लें, बाकी भी जितनी पोस्ट होती है उसके सामने ही उनकी सैलरी भी बेसिक लिखी होती है। इसके ऊपर बाकी जो भत्ते होते हैं जैसे कि एचआरए हो गया, डीए हो गया, वो अलग से मिलता है। और लास्ट सवाल जो 10वां सवाल है उसको ले लेते हैं। विशाल सिंह का ये सवाल है। इनका कहना है, जब मैं करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करता हूं तो एक और वीडियो अपलोड कर देता हूं जिसमें चीज़ें रिपीट होती हैं, तो बार बार सेम चीज़ आप क्यों अपलोड कर रहे हो? नए प्रश्न लेकर आओ, रिपीट मत करो। तो विशाल देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जितनी बार आप चीज़ों को रिपीट करेंगे उतनी ही ज़्यादा वो चीज़ें आपको याद होंगी, और रिपीटेशन यानी कि रिवीजन ही सबसे बड़ा सक्सेस का की है किसी भी एग्ज़ाम में आपको अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए। और जो बात आप रिपीटेशन की कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि मैं शुरुआत में जब करंट अफेयर्स मिलते हैं तो उन वीडियोज़ के छोटे छोटे पार्ट्स आपको अपलोड करता हूँ, और जब एक पूरे महीने का कंटेंट अवेलेबल हो जाता है तो उन वीडियो को मैं एक साथ क्लब कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, और पूरे मंथ का सिर्फ एक वीडियो उसके ऊपर टाइटल का टैग लगा के उसको अपलोड कर देता हूं, ताकि जब एग्जाम के समय आए तो आप उन छोटे छोटे वीडियोस के क्लिपिंग्स खोज के रिवीजन ना करें, बल्कि मंथ वाइज सिर्फ एक वीडियो खोलें और उसे रिवाइज कर लें, ताकि आपका कंटेंट पूरी तरह से तैयार रहे। तो यहाँ पे नए या पुराने प्रश्नों की बात नहीं है। जब भी नया वीडियो अपलोड होता है तो नए आते ही हैं, और मैं बाद में मंथली वाइज वीडियो इसलिए अपलोड कर देता हूँ ताकि वो एक ऐसा वीडियो रहे जिसमें रिवीजन करने में आपको आसानी रहे। तो फ्रेंड्स, ये 10 सवाल थे जो मैंने आज लिए थे अपने उन कमेंट सेक्शन से जहां से मुझे सवाल आप लोगों ने पूछा था। हो सकता है इन 10 सवालों में आपका भी नाम रहा हो, आपका भी सवाल रहा हो। तो उम्मीद करता हूं इन सवालों के जवाब आपको मिलने के बाद शायद आप इन सवालों से सेटिस्फाइड होंगे। आपके कमेंट्स में जो कुछ भी क्वेश्चन आएंगे, अगर मुझे लगेगा कि वीडियो के माध्यम से उसका जवाब देना है तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और जिन जो कमेंट्स में क्वेश्चन आते हैं उनका जवाब वैसे भी मैं देता ही रहता हूँ, कोशिश करता ही रहता हूँ देने की। थोड़ा सा भी बिजी शेड्यूल चल रहा है, आप देख ही रहे हैं किस तरह से वीआईपी मूवमेंट्स लगातार हो रहे हैं, उसके बाद भी कोशिश रहती है कि मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ, आपसे इंटरेक्ट कर सकूँ। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि कुछ पर्सनल बात करनी है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी में जाके आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मनोज_ADJ ये मेरी इंस्टा आईडी है, वहाँ पर जाके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर पर्सनल 1-to-1 अगर आपके अपने सवालों के जवाब चाहिए तो मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। मन लगाकर पढ़ते रहिए, ऐसा ही आगे बढ़ते रहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके मेंटर के तौर पे, आपके एक सहायक के तौर पे, आपके एक दोस्त के तौर पे आपकी मदद कर सकूं। फिर मिलते हैं। जय हिंद।